तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में। और ये जो स्टॉक्स हैं सारे ही ऑलमोस्ट सारे ही मेरे पोर्टफोलियो में है, कोई या तो कोर पोर्टफोलियो में है या फिर सेटेलाइट पोर्टफोलियो में है। तो देखिए इनमें से कुछ स्टॉक्स में बड़ी अपडेट बड़ी न्यूज़ आई है जो आपके साथ यहाँ पर मैं साझा करने वाला हूँ और उसके इम्पैक्ट को भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। और जो बाकी स्टॉक्स हैं उनको भी हम टेक्निकली एनालाइज करेंगे, टेक्निकल सिचुएशन समझने वाले हैं, अब क्या मूवमेंट रह सकती है वो समझेंगे, बाइंग करनी है या फिर नहीं करनी, लेवल्स क्या होंगे बाइंग के वो भी हम समझेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स भी मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे वन एंड ओनली एफएल इंडिया के बारे में। तो देखिए आज के दिन एफएल इंडिया में एक बड़ी अपडेट आई है जहाँ पर एफएल इंडिया ने 15 पेटेंट्स फाइल करे हैं इंडिया में। तो इनका जो अब टेक पोर्टफोलियो है, जो आईपी पोर्टफोलियो है, वो और मजबूत यहाँ पर होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। ऑलरेडी इनके पास 20-22 पेटेंट थे अक्रॉस इंडिया यूएस और अब यहाँ पर 15 और फाइल कर दिए हैं। तो देखिए लगातार अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत कर रहे हैं, जो अपने बिजनेस की नींव है उसको और मजबूत कर रहे हैं। और जो सब्जेक्ट एरियाज हैं वो देखेंगे आप तो क्या कवर कर रहे हैं इनके पेटेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग automated AI agents, personalization and recommendation, predictive analysis, privacy management, enhanced fraud detection and security। तो ऑनलाइन बिजनेस वर्ल्ड में ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे बिजनेस कस्टमर एक्विजिशन करना चाहते हैं लेकिन सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एफएल इंडिया का बिजनेस मुझे लगता है बहुत ही एसेट लाइट बिजनेस और बहुत ही ज़्यादा हाई ग्रोथ बिजनेस है, जहाँ पर लगातार आप देखेंगे छोटे छोटे स्टार्टअप्स, बड़ी बड़ी कंपनीज लगातार ऑनलाइन माध्यम के थ्रू, डिजिटल एडवर्टीजमेंट के थ्रू, मोबाइल एडवर्टीजमेंट के थ्रू कस्टमर एक्वायर कर रहे हैं लगातार। और एफएल इंडिया का जो कंज्यूमर प्लेटफॉर्म है एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, मोस्टली रेवेन्यू उसका उसी से आता है। और ज़्यादातर कंपनीज को ये मतलब जो रिजल्ट आता है, ठीक है, जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव ही हमको देखने को मिलता है। जैसे कि हमने केस स्टडीज़ में भी देखा कई बार, स्विगी हो गया, टाटा हो गया, ठीक है, और भी कई सारी फॉसिल जैसी कंपनीज इनके साथ डील करती हैं ताकि वो कस्टमर एक्वायर कर पाएँ थ्रू डिजिटल एडवर्टीजमेंट। तो ये जो पेटेंट ये साइन कर रहे हैं इनसे इनके बिजनेस की नींव और मजबूत हो रही है। सीईओ साहब का कहना है कि देखिए दीज पेटेंट्स कंटिन्यू टू ऑगमेंट आवर टेक पोर्टफोलियो एंड कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल इंटीग्रेशन। तो जो इनकी कैपेबिलिटीज़ हैं और ज़्यादा मजबूत यहाँ से होती हुई हमको देखने को मिलेगी। और इनका मानना है कि जो एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ है that will help them drive the next level adoption of smart connected devices across market in line with our growth विजन 2030। तो एक बहुत बड़ा मार्केट है स्मार्ट कनेक्टेड डिवाइसेस का, उसको ये केटर करते हुए नजर आएंगे। ऑलरेडी ये एफएल 2.0 स्ट्रेटेजी के तहत ऑलरेडी अपनी जर्नी शुरू कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से एक ज़बरदस्त कंपनी, हाई ग्रोथ कंपनी विद स्मार्ट मैनेजमेंट, ज़बरदस्त मैनेजमेंट विद गुड फंडामेंटल्स, कैश फ्लोज यहाँ पर कंपनी लगातार जनरेट करती है। और लगातार आप देखेंगे तो कंपनी एक्विशंस कर रही है, इनऑर्गेनिकली ग्रो कर रही है और ऑर्गेनिकली भी ग्रो कर रही है। तो मेरे हिसाब से एफएल इंडिया में अगर आप अभी तक इन्वेस्टेड नहीं है तो आपको ज़रूर इसको रीड करना चाहिए, इसके बिजनेस को। और अगर ये स्टॉक नीचे आता है तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, करीब 870 के लेवल के आसपास, 900 लेवल के आसपास एक शानदार अपॉर्चुनिटी होगी इस स्टॉक को बाय करने की। लेकिन मुझे लगता नहीं इतना नीचे आएगा, लेकिन आ गया तो डेफिनेटली मैं भी बाय करूंगा। ऑलरेडी मैं काफ़ी निचले स्तरों से इन्वेस्टेड हूँ, लेकिन इस लेवल पे भी बाय किया जा सकता है अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है तो। लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि 3 से 5 साल में मुझे लगता है एफएल इंडिया यहाँ से काफ़ी ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए 2 साल से ज़्यादा, ठीक है, 2.5 साल हो गए ऑलमोस्ट, 21 से 22, 22 से 23, 2.5 साल से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है क्योंकि ग्रोथ भी इसकी उस तरीके से कम हुई है। अब देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देखिएगा आप कि 2020 में 50, 60, 100% की ग्रोथ थी, लेकिन अभी यहाँ पर 12, 17, 21% की ग्रोथ है। तो ग्रोथ कम हुई है, उसकी वजह से जो इसको 100 का पी मिल रहा था, जो 80 का पी मिल रहा था, वो अभी 50 के आसपास आ चुका है। तो अब ये एक डिसेंट वैल्यूशन पे आता हुआ देखने को मिल रहा है एफएल इंडिया। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पर एक छोटा मोटा कंसोलिडेशन के बाद अगर अगले क्वार्टर से Q3, Q4 अच्छा है तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप इसको एवरेज भी कर सकते हैं और फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो इन लेवल्स पे भी कर सकते हैं, और नीचे आता है तो बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है सीडीएसएल, एक ऐसा स्टॉक जो मतलब कई सालों तक, कई दशकों तक एक कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकता है। स्टॉक्स एक ऐसा स्टॉक है जो मैं कह सकता हूँ कि आप अपनी अगली पीढ़ी को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसी कंपनी है, मतलब एक कैपिटल मार्केट की ग्रोथ एक ऐसी ग्रोथ है जो लंबे समय तक चलने वाली है। और सीडीएसएल, कैम्स,
एनएससी बीएससी जैसी कंपनीज यहाँ पर लंबा चलने वाली हैं। तो ये जो स्टॉक्स हैं कोर पोर्टफोलियो और लॉन्ग टर्म विजन के साथ इनको आपको होल्ड करना चाहिए, और यहाँ पर जब जब मौका मिले इन स्टॉक्स में गिरावट का उसको बाय करना चाहिए। तो सीडीएसएल भी एक ऐसी कंपनी है, मार्केट लीडर कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन बड़ी होगी डेफिनेटली। अब देखिए न्यूज़ क्या है, कल के दिन आई है, लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है कि 10 करोड़ डीमैट अकाउंट सीडीएसएल यहाँ पर अब जो है सर्विस कर रही है। तो आप समझ सकते हैं उसको 10 करोड़, ठीक है, मतलब कितनी जल्दी यहाँ पर हमको डीमैट अकाउंट ओपन होते हुए देखने को मिले हैं। मैं ये मानता हूँ कि यही ग्रोथ नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है कि हर बार यहाँ पर हमको इतनी ही ग्रोथ देखने को मिलेगी। जब मार्केट में एक डाउन साइकिल आएगी तो डीमैट अकाउंट ओपन होना कम हो जाएंगे, जब आईपीओज नहीं आएंगे तब डीमैट अकाउंट ओपन होना कम हो जाएंगे, क्योंकि अभी आईपीओज भी आ रहे हैं तो इसलिए भी डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं। लेकिन जब मैं थोड़ा लंबे समय की बात करूँगा, 5, 10, 15, 8 5, 8, 10, 12 सालों की, तो ये जो 10 करोड़ है यहाँ से 50 करोड़ भी जाते हुए देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो 50 करोड़ तो आप समझिए, मतलब यहाँ से जब डीमैट अकाउंट की संख्या 5 गुना हो जाएगी तो ये स्टॉक कहाँ पर होगा, आप खुद थोड़ा सोचिए ये स्टॉक कहाँ पर होगा। तो यहाँ से ये स्टॉक ऊपर ही जाता हुआ देखने को मिलेगा। कई फेज़ ऐसे आएंगे जब स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, कई फेज़ ऐसे आएंगे जब 20% करेक्शन भी होगी, तो वहाँ पर हमको मौका देखना है। बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो एक सिक्लिकल नेचर है इसका, डाउन साइकिल का और अप साइकिल का, बस वही हमको देखना है। अप साइकिल में थोड़ा ठंडा रहना है, डाउन साइकिल में थोड़ा अग्रेसिव होना है ऐसे बिजनेस में। तो मेरे हिसाब से इसको बाय करिएगा, अगर ये स्टॉक करेक्ट होता है तो उसको बाय कीजिएगा। अब अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, आपको लग रहा होगा बहुत रनअप हो गया, लेकिन आप देखिएगा कि 2021 से स्टॉक ऑलमोस्ट कंसोलिडेट ही कर रहा है। थोड़ा अगर आप लंबा टाइम फ्रेम में देखें, ठीक है, चार्ट को, तो आप देखिएगा कि 2021 में 1600 के आसपास था स्टॉक, ठीक है, और आज कितना है 1792। तो बहुत ज़्यादा वहाँ से ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन इसकी ईपीएस ग्रोथ ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो बहुत ज़्यादा अभी वैसा नहीं है कि ये स्टॉक जो है अब लेने लायक ही नहीं है, लेकिन डेफिनेटली अगर यहाँ पर करेक्शन होती है तो इसको आप बाय कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म का विजन रखना है, जैसे मैंने कहा शॉर्ट टर्म का लिए सीडीएसएल नहीं है, ये बस लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए है। तो आप इसको ज़रूर बाय कर सकते हैं। आज 10 करोड़ है, आप लिखवा के लीजिएगा, 50 करोड़ भी यहाँ पर डीमेट अकाउंट्स हमको जाते हुए देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी और जो हमारी पॉपुलेशन है वो काफ़ी यंग पॉपुलेशन है, मार्केट में आएंगे अल्टीमेटली। फिक्स्ड डिपॉजिट में जो यंग पॉपुलेशन है वो नहीं रहने वाली अल्टीमेटली, या तो वो डायरेक्टली आएंगे या इनडायरेक्टली आएंगे, लेकिन आएंगे मार्केट में, और सीडीएसएल यहाँ पर बेनिफिशियरी होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे विष्णु केमिकल्स की। एक छोटी कंपनी है, 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। स्टॉक का पी भी बहुत अट्रैक्टिव है, यानी कि वैल्यूशन अट्रैक्टिव है। पैग रेशो आप देखेंगे तो जितनी कंपनी की ग्रोथ है वो उस हिसाब से यहाँ पर अभी काफ़ी मतलब डिस्काउंट पे हमको देखने को मिल रहा है वैल्यूएशन। अब यहाँ पर अब पूरे केमिकल सेक्टर में प्रेशर है, इसी वजह से विष्णु केमिकल भी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहली अपडेट है कि इन्होंने देखिए एक होली ओन सब्सिडरी अपनी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट की है यूएई में। तो ये अभी नई आप कह सकते हैं कि कंपनी है, इसका फ़ायदा हमको आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो कंपनी लगातार काम कर रही है, देखिए अपने आप में कंपनी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है। केपेक्स इनका ऑलरेडी चल रहा है, क्रोमियम में केपेक्स चल रहा है, बेरियम में केपेक्स चल रहा है। नई कंपनी इन्होंने यूएई में यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर दी। बोर्ड ने जो प्रपोजल था वो अप्रूव कर दिया, जहाँ पर ये क्रोम ओर की जो माइंस हैं साउथ अफ्रीका में वो यहाँ पर एक्वायर करने वाले हैं, ताकि इनको एक लॉन्ग टर्म सप्लाई चेन स्ट्रेंथ मिले, ठीक है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं बेसिकली। तो कंपनी छोटी है लेकिन काम कर रही है भविष्य के लिए, तो ये अच्छी चीज़ है। अब साथ ही साथ कल के दिन में आप देखेंगे तो कल के दिन में रेटिंग भी इनकी इम्प्रूव हुई है। पहले देखिए जो लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज़ थी ट्रिपल बी थी, अभी ए माइनस हो चुकी है, यानी कि इम्प्रूव हुई है। देखिए कैसे ट्रिपल बी थी, अभी ए हुई है, उसके बाद डबल ए होगी और इम्प्रूव होगी तो ट्रिपल ए होगी। तो ऐसे लगातार आप देखिए कि इनकी रेटिंग्स इम्प्रूव हो रही है। शॉर्ट टर्म बैंक रेटिंग भी इम्प्रूव हुई है, तो क्रेडिट रेटिंग भी इम्प्रूव हुई है, जिसकी वजह से इनको लोन लेने में, जब लोन लेगी कंपनी तो वो कम ब्याज दर पे ले सकती है। तो वो भी एक यहाँ पर अच्छी चीज़ है। और कंपनी अपने आप को लगातार आप देखेंगे तो कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लगातार कम कर रही है, अपने आप को डी लेवरेज कर रही है, फ्री कैश फ्लो कंपनी यहाँ पर जनरेट कर रही है। हालांकि नंबर्स अब की बार अच्छे नहीं आए थे, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री में प्रेशर है, प्राइसिंग प्रेशर है केमिकल्स में, तो वो भी ये कंपनी भी फेस कर रही है। लेकिन इस पर थोड़ा पेशेंस के साथ हमको बने रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बहुत ज़्यादा अलोकेशन नहीं देना है, क्योंकि छोटी कंपनी है, थोड़ा सा भी यहाँ पर बड़ा होगी, थोड़े से जब नंबर इंप्रूव होंगे तब हम अलोकेशन बढ़ाते हुए देखने को मिलेंगे। तो करंट मार्केट प्राइस पे मुझे लग रहा है कि अच्छे सपोर्ट के आसपास है। 2022 यानी कि 1.5 साल से स्टॉक उसी रेंज में है, ठीक है।
क्योंकि इंडस्ट्री में इशू है तो वो दिक्कत है बस, और बाकी कोई फंडामेंटल इशू नहीं है कंपनी में। एक्सटर्नल इश्यूज हैं जो कि टेम्पररी हैं, जो वो एक बार रिजॉल्व होंगे तो स्टॉक फिर से ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। एंड बशर्ते जो मैनेजमेंट ने बोला है वो यहाँ पर करे। मैनेजमेंट पेरियम में अपने आप को केपेक्स कर रही है, क्रोमियम में केपेक्स कर रही है, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ऑन गोइंग केपेक्स इनके चल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं जिसका बेनिफिट आगे मिलेगा। बात करते हैं डिवीज़ लैब की। जी हाँ, तो डिवीज़ लैब में बहुत लंबा एक पेशेंस का दौर हमने देखा है। स्टॉक बहुत ऊपर गया था 2021 में, बिकॉज़ कोविड जो इनका पोर्टफोलियो था वो काफ़ी ज़बरदस्त वहाँ पर हमको सेल देखने को मिली। उसके बाद जब कोविड गया तो फिर वापस से नॉर्मलाइज़ होती हुई चीज़ें देखने को मिली। अब स्टॉक काफ़ी टाइम से देखिए एक बेस बनाता हुआ नज़र आ रहा है, और मुझे लग रहा है ये बेस लास्ट बेस है इसका, और यहाँ इसके बाद ये स्टॉक ऊपर जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि आगे आने वाले समय में Q3 मजबूत होगा, Q4 और FY25 और भी ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि जो इनके अब जो आने वाले मतलब देखिए जेनरिक साइड पे ज़रूर प्राइसिंग प्रेशर है तो वो ये फेस करें, जिसकी वजह से मार्जिन भी घटता हुआ देखने को मिला। लेकिन सीडीएमओ का बिजनेस इनका डेफिनेटली अभी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं बिग फार्मा कंपनीज के साथ वो अभी फुल प्रोडक्शन पे चल रहे हैं। साथ ही साथ पेप्टाइड्स की जब मैं बात करूं तो मैनेजमेंट काफ़ी बुलिश नज़र आ रहा है। पेप्टाइड्स में जो प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड्स हैं वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। अदर देन द 6 ग्रोथ इंजन्स, वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो FY25 में किक इन करती हुई नजर आएगी, जहाँ पर ये बिगेस्ट सप्लायर होने वाले हैं ऐसे मैनेजमेंट का कहना है। तो एक बार ये स्टॉक यहाँ से मुझे लग रहा है 4000 का लेवल क्रॉस करेगा तो फिर अपने ऊपरी स्तर पे ही जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो निचले लेवल पे ज़रूर बाय कर सकते हैं। लंबा नज़रिया रखना है, FY25 FY26 का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अपने माइंडसेट में ये रखना है कि यार अभी एक साल ज़रूर कुछ ना हो, लेकिन आगे आने वाले समय में डिवीज़ लैब अपनी बुलंदियाँ छूता हुआ नज़र आएगा, ऐसा मेरा यहाँ पर कन्विक्शन है। बाकी आप अपनी कन्विक्शन के हिसाब से डिसीजन लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो आपने बाय कर लिया। आप रीड कीजिए, चीज़ों को देखिए क्या चल रहा है इकोनॉमिक्स साइकिल में, बिजनेस साइकिल में, वो चीज़ हमको देखनी है। और जैसे कि मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था कि फार्मा सेक्टर में मैंने फार्मा बीज यहाँ पर बाय किया है। फार्मा बीज क्यों बाय किया है कि मुझे लग रहा है कि फार्मा में रिवाइवल आता हुआ देखने को मिलेगा। हालांकि सिप्ला की आज पिटाई हो गई, क्योंकि थोड़ा सा इंस्पेक्शन वहाँ पर ऑब्जर्वेशन US FDA ने उसको दे दी, ठीक है। CGMP जो नॉर्म्स थे उसको वो कंप्लीट नहीं कर रहे थे, उसकी वजह से सिप्ला की पिटाई हुई। तो फार्मा की ओवरऑल इंडेक्स लेवल पे पिटाई होगी, क्योंकि सिप्ला बड़ा नाम है, लेकिन ओवरऑल कोई दिक्कत यहाँ पर मुझे नहीं आ रही। फार्मा मुझे नहीं समझ आती कुछ है, फार्मा यहाँ से अच्छा ही करता हुआ नज़र आएगा। बाकी अगर नीचे आएगा तो फिर हम इसको होल्ड करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी है, आपके पास है तो कन्विक्शन के साथ बाय कर सकते हैं, अपनी कन्विक्शन के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं PI इंडस्ट्रीज़ की, एक और ऐसी कंपनी जो गज़ब की कंपनी है। एक जुलाई 2021 यानी कि ऑलमोस्ट 2-2.5 साल से स्टॉक उसी लेवल के आसपास है, लेकिन कंपनी लगातार अपना EPS ग्रो कर रही है। लगातार आप देखेंगे तो इनकी बैलेंस शीट मजबूत हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर कंपनी लगातार पोस्ट कर रही है। लेकिन स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है क्योंकि एग्रोकेमिकल सेक्टर में थोड़ा सा इशू अभी देखने को मिल रहा है, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इशू देखने को मिल रहा है। लेकिन इस कंपनी के नंबर्स लगातार अच्छे आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, अपने ऑल टाइम हाई की तरफ ये स्टॉक जाने वाला है। और एक छोटा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। आज के दिन तेजी थी, इस तेजी के बाद ही मुझे लग रहा है स्टॉक और ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो मार्केट की करेक्शन में स्टॉक करेक्ट होता है तो आप इसको बाय ज़रूर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का पार्ट है, कोई घबराने की बात नहीं है। बिजनेस अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, और यहाँ पर एक ऐसे सेक्टर को कैटर करिए जहाँ पर लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी नज़र आती है। नेक्स्ट है दोस्तों कैरासिल, एक और शानदार हाई ग्रोथ कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी। ज़बरदस्त रनअप हमको देखने को मिला जनवरी 23 से। आप देखेंगे तो स्टॉक मतलब 400 से लेवल से सीधा सीधा 800, मतलब डबल से ज़्यादा हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें 2021 नवंबर से 2 साल हो चुके हैं, 2 साल से स्टॉक वहीं ट्रेड कर रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट साइड पे काफ़ी इश्यूज थे। इनका मेन मार्केट US और UK है, वहाँ पर इश्यूज थे, तो इसकी वजह से थोड़ी सी ग्रोथ में कमी आई। लेकिन अब यहाँ पर ग्रोथ ऐसा लग रहा है पिकअप होती हुई नज़र आ रही है, वापस से मैनेजमेंट काफ़ी बुलिश है। और यहाँ पर जो डिमांड है मुझे लगता है, देखिए प्रीमियम, अगर हम किचन सिंक्स की बात करें तो कैरासिल एक बहुत बड़ा नाम है। लगातार अपने पोर्टफोलियो को ये इम्प्रूव कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन डीलरशिप बढ़ा रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट में लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं, मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट मार्केट में भी पिकअप होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये स्टॉक भी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का पार्ट है। इसमें भी आप एक ठीक ठाक अलोकेशन 5 से 6% का दे सकते हैं, और थोड़ा करेक्शन होती है तो कैरासिल को भी बाय कर सकते हैं। नंबर्स भी काफ़ी अच्छे आए थे हमने देखा कैरासिल के, और H2 में मैनेजमेंट बोल रहा है
यहाँ पर और भी अच्छे नंबर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो कैरोसिल करंट मार्केट प्राइस पे भी आप बाय कर सकते हैं, और नीचे गिरता है करीब 750 तक स्टॉक आता है तो वहाँ पर और बाय कर सकते हैं। थोड़ा इसका लॉन्ग टर्म का विजन रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट साइड पे इसका ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, तो एक्सपोर्ट साइड पे इश्यूज़ है, हो सकता है थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहे, लेकिन ओवरऑल बिजनेस काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट तो देखिए एस एस की मैं बात यहाँ पर करूँगा। एस हम सभी को पता है हमारा एक कोर पोर्टफोलियो पिक है, और मतलब बहुत 3 4 5 गुना तक ये स्टॉक ऑलमोस्ट मेरे इनिशियल प्राइस से हो चुका है। तो देखिए वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो एक बड़ी कैंडल यहाँ पर बन रही है, तो ऊपर की साइड से सप्लाई आती हुई देखने को मिल रही है, प्रॉफिट बुकिंग होती हुई देखने को मिल रही है। अगर डेली चार्ट पे देखें तो देखिए डेली चार्ट पे भी ऊपर साइड से कहीं ना कहीं राउंडिंग टॉप पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है स्टॉक यहाँ पर और गिर सकता है, 770 तक आ सकता है। अगर यहाँ पर सपोर्ट लेता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ये हमको 700 के लेवल पे भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, और 700 के लेवल पे आता है तो यहाँ पर करीब 650 के लेवल पे आता है तो और बाय कर सकते हैं। और थोड़ा लंबे समय का नज़रिया रखना है, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ आप देखिए इस बार के नंबर भी क्या शानदार नंबर आए हैं, ऊपर इस तरह से 8.25% ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। तो अभी बाय नहीं करना है, थोड़ा इसको गिरने दीजिए, पहले स्टेबल होने दीजिए, फिर बाय करेंगे। और बाय क्यों करेंगे, क्योंकि आगे की ग्रोथ अच्छी नज़र आती है। चाहे मैं क्रेन सेगमेंट की बात करूँ जहाँ पर ये 25 से 30% ग्रो कर रहे हैं, चाहे मैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सेगमेंट की बात करूँ, मैनेजमेंट यहाँ पर काफ़ी बुलिश है। वो बोल रहा है कि भैया 40-50% की ग्रोथ आएगी, और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में भी 15% की ग्रोथ की वो एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब 20 से 30% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। 4,000 करोड़ का यहाँ पर जो एस्पिरेशन है वो अचीव होता हुआ हमको देखने को मिलेगा एस में। तो इसलिए एक लॉन्ग टर्म, इनफैक्ट जब तक ये साइकिल चल रही है, केपेक्स साइकिल चल रही है, इंडस्ट्रियल एक हमको केपेक्स रिवाइवल होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो एस को तो नहीं बेचना चाहिए जब तक नंबर अच्छे आ रहे हैं। इस पे बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बने रहिए। बस करेक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, करेक्शन थोड़ी बहुत आएगी तो भैया जब स्टॉक 3x हो गया, 5x हो गया, तो 20% की करेक्शन यहाँ से अगर आ भी जाती है तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो डरना नहीं है करेक्शन से। अगर आप का टारगेट पूरा हो चुका है तो ज़रूर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नहीं हुआ है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा मन को सांत्वना दे सकते हैं। उसके बाद स्टॉक को चलने दीजिए। जो ये ट्रेंड है, अब ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक, चलने दीजिए। जब तक यहाँ पर ये 200 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेक डाउन नहीं करेगा तब तक एटलीस्ट मैं तो नहीं बेचने वाला, और जब करेगा तब की तब आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। उस समय क्या सिचुएशन है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी देखनी पड़ेंगी। इसके बाद है कैम्स। देखिए जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियलाइजेशन जो एक थीम है ना, वो एक बहुत बड़ी थीम है, ठीक है, बहुत बड़ी थीम है। कैपिटल मार्केट की जो ग्रोथ है बहुत लंबी स्टोरी है, और बहुत आगे तक चलने वाली स्टोरी है। तो कैम्स जैसा बिजनेस जो कि मार्केट लीडर है, सी डी एस एल, बी एस सी, एन एस सी तो लिस्ट हुआ नहीं है, एन एस सी लिस्ट होगा तब और भी तबाही मचेगी। जो ब्रोकर्स एंड डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, एंजल वन जैसे, ठीक है, और जितने भी रिलेटेड यहाँ पर कंपनीज हैं, ये सारी मुझे लगता है लॉन्ग टर्म चलने वाली है। तो कैम्स भी काफ़ी पेशेंस का टेस्ट लिया, लोगों ने यहाँ पर पेशेंस अपना लूज़ कर दिया, बेच दिया होगा, लेकिन अब देखिए स्टॉक चलना शुरू कर रहा है और अल्टीमेटली चलेगा। चलेगा क्यों चलेगा, क्योंकि फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बिजनेस अच्छा है, मार्केट लीडर है, और सेक्टर की स्टोरी काफ़ी लंबी है। तो चलना तो है ही, थोड़ा लेट चल जाए लेकिन चलेगा ज़रूर। तो आप देखिए कि यहाँ पर अभी स्टॉक अपने कंसोलिडेशन से बाहर निकल चुका है, अब यहाँ पर थोड़ा और कंसोलिडेट होकर फिर से अपनी ऊपर की झंडी पकड़ेगा। तो करंट मार्केट प्राइस पे कैम्स को बाय करना है, लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है, और अगर गिरता है तो बाय ऑन डिप्स यहाँ पर करना है। कैम्स हो गया, के फिनटेक हो गया, ऐसी कंपनीज हैं, ये लॉन्ग टर्म वाली कंपनीज हैं। अब के फिनटेक में पास्ट में ज़रूर कुछ कॉर्पोरेट इश्यूज़ थे, लेकिन मुझे लगता है वो कार्वी के साथ इश्यूज़ थे। अभी क्या जो के फिनटेक है वो एक सेपरेट एंटिटी की तरह काम कर रही है, तो वो अब इश्यूज़ नहीं है। बाकी आप अपनी कन्विक्शन के हिसाब से कहीं पर भी पोजीशन बना सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आए वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगा है कुछ भी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिए।